हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग परपोजिव सैम्पलिंग का जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो हमारी आगे की जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स हैं, चाहे वो एक्सीडेंटल सैम्पलिंग हो या स्नोबॉल सैम्पलिंग हो, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो समय ज़्यादा न लेते हुए टॉपिक पर आते हैं। परपोजिव सैम्पलिंग के कई सारे पार्ट्स हम लोगों ने लास्ट क्लास पर डिस्कस किए थे। आज चार जो हम लोगों ने वहां पर इसके पार्ट्स थे वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम इसका पांचवा पार्ट डिस्कस करते हैं, क्रिटिकल केस सैम्पलिंग। अब की क्रिटिकल केस सैम्पलिंग क्या होती है? हम सभी जानते हैं कि किसी भी एरिया में या किसी भी फिनोमेना में जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हर पार्टिसिपेंट्स के पास किसी भी एक स्पेसिफिक फिनोमेना से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इक्वल नहीं होती है। किसी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, किसी में कुछ कम इंफॉर्मेशन होती है। तो होता क्या है कि अगर हमने रिसर्च में किसी व्यक्ति का डायरेक्ट सिलेक्शन कर लिया, लेकिन जब हम उससे इंफॉर्मेशन या उससे हम डेटा लेने जाते हैं तो वो हमको बहुत ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता। तब हमको लगता है कि हमने इस व्यक्ति को फालतू में चुन लिया या एक यूजलेस पार्टिसिपेंट हो गया। तो कभी कभी रिसर्चर क्या करता है, अपनी रिसर्च के लिए जब उसके पास टाइम कम होता है, बजट कम होता है, तो वो ये कोशिश करता है कि वो केवल उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को चुने जो किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना या किसी भी स्टडी फिनोमेना के रेफरेंस में रिसर्चर को इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पार्टिसिपेंट्स मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में कैपेबल हो या वो ऐसा एक्सपेक्ट करता है या आशा करता है। तो जब भी कोई शोधकर्ता किसी अध्ययन परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में या अध्ययन परिस्थिति के संदर्भ में उन इकाइयों का या उन प्रयोजों का चयन करता है जिनमें अध्ययन परिस्थिति से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की जो क्षमता होती है या जो संभावना होती है या प्रोबेबिलिटी होती है, वो अधिक होती है। कहने का तात्पर्य, जब रिसर्चर को ये लगता है कि जिस लोगों को उसने चुना है उनमें दूसरे व्यक्तियों या सामान्य व्यक्तियों की तुलना में अध्ययन परिस्थिति के संदर्भ में या जनसंख्या के संदर्भ में अधिक सूचना या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की प्रोबेबिलिटी है या कैपेसिटी या एबिलिटी है, तो जब हम इस तरह के लोगों का परपोजिव सिलेक्शन करते हैं तो उसको ही हम क्रिटिकल केस सैम्पलिंग कहते हैं। तो क्रिटिकल केस सैम्पलिंग क्या है? क्रिटिकल केस सैम्पलिंग परपोजिव सैम्पलिंग का वो पार्ट है जहां पर रिसर्चर परपोजिव मोड में पॉपुलेशन से केवल उन व्यक्तियों का चुनाव करता है या सिलेक्शन करता है जिनसे वो यह एक्सपेक्ट करता है या आशा करता है या उसको यह उम्मीद होती है कि ये जो चुने हुए व्यक्ति हैं इनमें अध्ययन के संदर्भ में, अध्ययन परिस्थिति के संदर्भ में या जनसंख्या के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से ज्यादा सूचना देने की संभावना है या ज्यादा सूचना दे पाने की सामर्थ्य है या क्षमता है। तो मतलब है कि व्हेन रिसर्चर choose those participants who have ability to give more information about study phenomena
आर पॉपुलेशन। तो यहां पर ये जो टर्म है गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट, ये जो हमारा टर्म है इतना, यही इस सैंपलिंग का की पॉइंट है। तो जब ही शोधकर्ता उन पार्टिसिपेंट्स को चुनता है जिनमें अध्ययन परिस्थिति या जनसंख्या के बारे में अधिक सूचना देने की योग्यता या सामर्थ्य होती है या क्षमता होती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हाई एबिलिटी स्टूडेंट्स का हम सिलेक्शन कर लें। मान लीजिए हम क्या कर लें, हाई आईक्यू स्टूडेंट्स सिलेक्शन। तो जाहिर सी बात है कि इनमें अब वो किसी भी फिनोमेना के संदर्भ में XYZ के रेफरेंस में हमें सूचना चाहिए था, तो हमने कहा हाई आईक्यू स्टूडेंट्स का हमने सिलेक्शन किया, या हम कह दे यहां पर हाई एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज सिलेक्शन। किसी भी XYZ रेफरेंस में। तो जब हम हाई आईक्यू के स्टूडेंट्स लेते हैं या हाई एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज लेते हैं, तो उनमें किसी भी संदर्भ में, जिस भी संदर्भ में आप उनसे बात करेंगे, तो उनमें सामान्य विद्यार्थियों या सामान्य कर्मचारियों की तुलना में जो सूचना उपलब्ध कराने की सामर्थ्य होती है या क्षमता होती है वो अधिक होती है। हाँ, इसके पहले हम लोगों ने डेविएंट या एक्सट्रीम केस सैंपलिंग पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि हम दोनों पक्षों को ले लेते हैं। एक्सट्रीम का मतलब है हाई, यानी यहां पर एक्सट्रीम और इसमें अंतर क्या है कि इसमें हम जरूरी नहीं है कि उसमें केवल हाई वाले लिए जाए, लेकिन यहां पर क्या है, वहां लो वाले भी लिए जा सकते हैं। क्रिटिकल केस में क्या होगा, केवल हाई वाला ही जाएगा, ये डिफरेंस है। तो डेविएंट में जो नॉर्म्स होता है उसके लेफ्ट एंड राइट दोनों डायमेंशंस पे आने वाले केसेस का हम सिलेक्शन करते हैं, लेकिन इनमें वही केसेस का हम सिलेक्शन करते हैं जिनमें स्टडी फिनोमिना या अध्ययन परिस्थिति या जनसंख्या के बारे में अधिक सूचना देने की योग्यता होती है, या हम ऐसा अनुमान लगाते हैं, ऐसा हमारी आशा है। हमारी आशा मतलब रिसर्चर का ऐसा एस्पेक्ट कर रहा है, ये उम्मीद कर रहा है कि ये जो चुने हुए व्यक्ति हैं ये मुझे ज्यादा सूचना उपलब्ध कराएंगे दूसरे व्यक्तियों की तुलना में, और जब ज्यादा सूचना कराएंगे तो हमें ज्यादा लोग चुनने पड़ेंगे नहीं, कम लोगों से ही हमें अधिकतम सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें इसीलिए हाई एक्सपीरियंस है तो ज्यादा बता पाएगा हमको संस्था के बारे में। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट ने कल पूछा कि यहाँ पर केस का मतलब क्या होता है, चाहे वो हम लोगों ने क्रिटिकल केस की बात करें, निगेटिव केस की बात करें, या हम टिपिकल केस की बात करें, एक्सट्रीम केस की बात करें। तो गाइज यहाँ पर केस का मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से भी हो सकता है, और यहाँ पर केस से मतलब किसी फैमिली से भी हो सकता है, केस से मतलब किसी ग्रुप से भी हो सकता है, और केस से मतलब किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से भी हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। लेकिन जब भी हम केस की अवधारणा की बात करते हैं तो केस को हमेशा एज अ होल कंसीडर किया जाता है, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फिर हम नलेट कर देते हैं और ये मानते हैं कि सारे लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब भी हम केस शब्द इस्तेमाल करें तो केस का मतलब है इंडिविजुअल, और केस का मतलब ग्रुप भी, केस का मतलब फैमिली भी, केस का मतलब एक इंस्टीट्यूट या एक ऑर्गेनाइजेशन भी। बट लेकिन जब भी हम केस की बात करेंगे तो उसको एज अ होल कंसीडर करेंगे, और अगर उसके अंदर भी मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो उन मल्टीपल एलिमेंट्स के जो इंटर डिफरेंसेस होंगे उन इंटर डिफरेंसेस को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पर जो चुनाव होगा, जरूरी नहीं कि यहाँ पर केवल एक व्यक्ति का चयन हो,
एक व्यक्ति का भी चयन हो सकता है, एक व्यक्ति समूह का भी चयन होगा, लेकिन जब भी हम व्यक्ति समूह को लेंगे तो फिर वहां पर व्यक्तियों के बीच जो अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं होंगी, उन अंतर्वैयक्तिक भिन्नताओं की हम उपेक्षा करेंगे और उस पूरे समूह को एक समग्र की दृष्टि से देखेंगे, संपूर्णता की दृष्टि से देखेंगे। क्लियर? तो क्रिटिकल केस सैंपलिंग समझ में आई। क्रिटिकल केस सैंपलिंग का की पॉइंट्स यही है कि जब हम अध्ययन परिस्थिति या पॉपुलेशंस के बारे में अधिक सूचना उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों का उद्देश्यपूर्ण ढंग से चयन करते हैं तो उसे ही हम क्रिटिकल केस सैंपलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये 2 एग्जाम्पल लिखे। अब जरा हम आते हैं अगले केस पर। नेगेटिव केस सैंपलिंग क्या होती है? नेगेटिव केस सैंपलिंग। अब चलिए हम पहले इसको व्यवहारिक रूप से जरा देखते हैं। मान लीजिए हमने कोई, चूंकि ये सारी की सारी जो सैंपलिंग है ये क्वालिटेटिव रिसर्चेस में होती हैं, और मान लीजिए कोई जीटी लेवल की यानी ग्राउंडेड थ्योरी बेस्ड कोई रिसर्च है जिसके द्वारा हम किसी सिद्धांत का या किसी अवधारणा का निर्माण कर रहे हैं या विकास कर रहे हैं। और जब भी हम किसी सिद्धांत को बनाते हैं तो हर सिद्धांत की अपनी एक सीमा रेखा होती है या उसका अपना एक फुलफिलिंग कंडीशंस होता है, और अगर किसी चीज का फुलफिलिंग कंडीशंस है तो इसका मतलब उसका अनफुलफिलिंग एरिया भी होगा। यानी जहां वो परिस्थितियां जहां पर उस सिद्धांत की पुष्टि होती है लेकिन सिद्धांत को आपुष्ट करने वाली भी परिस्थितियां होती हैं। और ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि कोई पर्टिकुलर ज्ञान है या कोई नॉलेज है वो किन किन परिस्थितियों पर लागू नहीं होता और वो परिस्थितियां कितनी हैं, जिसको हम लिमिटेशंस के नाम से जानते हैं। तो हर नॉलेज की अपनी एक लिमिटेशंस होती है। लिमिटेशंस का मतलब वो परिस्थितियां जहां पर वो ज्ञान लागू नहीं हो सकता या अप्लाई नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं हमें शोध के द्वारा ये भी जानने की कोशिश करनी चाहिए या करनी होती है या की जाती है कि जो कोई ज्ञान या जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं या जो भी हमने खोजा या निर्मित किया, उस ज्ञान को आपुष्ट करने वाली या उसको डिसकन्फर्म करने वाली, अनकन्फर्म करने वाली कितनी सिचुएशंस हैं और सिचुएशंस की संख्या कितनी है। क्योंकि अगर ये हमको पता होगा तो हम उन परिस्थितियों में, पहले उन परिस्थितियों के बारे में अगर हमारे अंदर अवेयरनेस होगी तो उन परिस्थितियों में हम उस नॉलेज को कभी जनरलाइज ही नहीं करेंगे, अप्लाई ही नहीं करेंगे। तो होने वाली जो एक प्रोस्पेक्टिव फेल्योरनेस है उससे हम बच जाते हैं। तो शोध में ना केवल सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, उनकी पुष्टि करने वाली परिस्थितियों की पहचान की जाती है, बल्कि अपुष्ट करने वाली परिस्थितियों की भी पहचान की जाती है, उनकी संख्या पता की जाती है। तो जब भी कोई रिसर्चर इस परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि उसने जो थ्योरी या जो नॉलेज प्रोड्यूस किया है वो नॉलेज किन किन सिचुएशंस में अनसेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है या अनअप्लाइड है, लागू नहीं हो पा रहा, और वो परिस्थितियां कौन कौन सी हैं और कितनी। तो जब इस परिप्रेक्ष्य में वो केसेस का परपोजिव सिलेक्शन करेगा या करता है तो उसको ही नेगेटिव केस सैंपलिंग कहते हैं। तो नेगेटिव केस सैंपलिंग का मतलब कि जब हम ऐसे अध्ययन इकाइयों का उद्देश्यपूर्ण चयन करें जो अध्ययन परिस्थिति को अपुष्ट करती हो या अध्ययन से जो ज्ञान है या जो रिसर्च नॉलेज है उस रिसर्च नॉलेज को डिसकन्फर्म करती हूँ या उसको डिस्क्वालीफाई करती हूँ। तो जब भी हम ऐसे सिचुएशंस को, ऐसे फिनोमिनास को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ सैंपल्स का सिलेक्शंस करते हैं या कुछ केसेस का सिलेक्शंस करते हैं तो उसको ही नेगेटिव केस सैंपलिंग कहते हैं। तो और एक रिसर्चर को बहुत कुछ हद तक चूंकि उसने रिसर्च की होती है तो उसको ये पता होता है कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो इस ज्ञान को या इस सिद्धांत को कंफर्म करेंगी और कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो इसको डिसकन्फर्म करेंगी। तो कंफर्मेशन जो सेक्टर होता है
वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, और जो डिसकन्फर्मेशन सेक्टर होता है या एरियाज होता है या डोमेन होता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो मान लीजिए हमने कोई थ्योरी है, एक उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने कोई थ्योरी बनाई, तो हर थ्योरी की क्या होती है, एक फेवरेबल कंडीशंस होती है। क्या होती है, एक फेवरेबल सिचुएशन होती है या कंडीशंस होती हैं। तो ये तो हमारा क्या कहलाता है, जब हम इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस के लिए कोई चीज करते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव केस सैंपलिंग होता है। लेकिन हर थ्योरी की क्या होती है, एक अनफेवरेबल कंडीशंस भी होती है। अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशंस का आइडेंटिफिकेशन जब हमें करना होता है तो हम क्या करते हैं, तब हम यहां पर नेगेटिव केस सैंपलिंग करते हैं। तो समझ में आ रहा है नेगेटिव केस सैंपलिंग क्या है। तो जब भी किसी सिद्धांत या कोई थ्योरी है या कोई नॉलेज कह लीजिए, या हम इसी को फाइंडिंग्स कह देते हैं, तो जब हम अपनी फाइंडिंग्स या थ्योरी या नॉलेज कि फेवरेबल कंडीशंस को जानना चाहते हैं कि वो फेवरेबल कंडीशंस कहाँ, जहां से, यानी हम उसकी कहीं ना कहीं यहां पर हम क्या करते हैं, उसकी ट्रुथनेस की बात करते हैं। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, ट्रुथनेस की बात कर रहे हैं, और हमें यहां पर क्या है, फॉल्सनेस की बात की जा रही है, या उसका रिजेक्शन डोमेन। और ट्रुथनेस का मतलब है एक्सेप्टेंस डोमेन। तो समझ में आ रहा, तो जब हम इसके लिए कोई सैंपलिंग करते हैं तो उसको ही हम नेगेटिव केस सैंपलिंग कहते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि नेगेटिव केस सैंपलिंग क्या होती है, या इसी से डिराइव करके पूछ लिया जाए पॉजिटिव केस सैंपलिंग क्या होती है, तो जब भी एक शोधकर्ता परपोजिव मोड में ऐसे व्यक्तियों का चयन करता है जो किसी सिद्धांत या ज्ञान को आपुष्ट करने के परिप्रेक्ष्य में होते हैं या पुष्ट करने से संबंधित होते हैं। और हम ये सैंपलिंग करते क्यों हैं, ताकि हम ये पता कर सकें कि किसी भी ज्ञान को आपुष्ट करने वाली या डिस्कन्फर्म करने वाली या उसको रिजेक्ट करने वाली या उसको गलत करने वाली परिस्थितियां कितनी हैं और कहां कहां है और कितनी व्यापक हैं। तो वो परिस्थितियां कौन है और परिस्थितियां कितनी हैं, इनका पता करने के लिए स्वीकृति का क्षेत्र नहीं बल्कि अस्वीकृति का क्षेत्र, जब हम स्वीकृति के संदर्भ में करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव केस सैंपलिंग भी कह सकते हैं। क्योंकि हमेशा हम पॉजिटिव रेफरेंस में कहते हैं इसलिए हमको ये पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन नेगेटिव केस सैंपलिंग इसी का अपोजिट है। जो अभी तक आप, क्योंकि आप सैंपल क्या करते हैं, आप फाइंडिंग्स के लिए करते हैं, फाइंडिंग्स को कंफर्म कराने के लिए सैंपलिंग करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फाइंडिंग, हमें यहाँ पर करनी फाइंडिंग्स है, लेकिन फाइंडिंग्स किसी फाइंडिंग के लिए ना हो करके, बल्कि हमारी फाइंडिंग क्या होती है कि कोई पर्टिकुलर फाइंडिंग कहाँ कहाँ पर अनफुलफिलनेस है, या वो कहाँ कहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, या कहाँ कहाँ पर वो कंफर्म नहीं हो रही। तो जो डिसकन्फर्म डोमेन होता है या अनफुलफिल्ड डोमेन होता है किसी भी नॉलेज का, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको चिन्हित करने के लिए, उसको जानने पहचानने के लिए, उसको पता करने के लिए जब हम व्यक्तियों का उद्देश्यपूर्ण ढंग से चयन करते हैं तो उसे ही हम नेगेटिव केस सैंपलिंग कहते हैं। चलिए अब आते हैं टोटल पॉपुलेशन सैंपलिंग पर।
पॉपुलेशन मतलब संपूर्ण जनसंख्या। तो इसके नाम से ही पता है कि जब हम चूज द एंटायर पॉपुलेशन, choose the entire population as a sample। तो जब हम संपूर्ण जनसंख्या को एज अ सैंपल चुनते हैं तो उसको ही हम टोटल पॉपुलेशन सैंपलिंग कहते हैं। और ये सैंपलिंग कब की जाती है? जब पॉपुलेशन का साइज बहुत छोटा होता है विद स्पेसिफिक कैरेक्टर। और ये यूजफुल कब होती है? दूसरी यहां पर यूजफुल व्हेन पॉपुलेशन साइज is very small with set of specific characteristics। तो दो बातें ध्यान रखी हैं कि जब हम प्रतिदर्श के रूप में संपूर्ण जनसंख्या का ही परपोजिव सिलेक्शन कर लें या उद्देश्यपूर्ण या प्रत्यक्षता, सीधे तौर पर जब हम संपूर्ण जनसंख्या को ही अपना प्रतिदर्श बना लें। और हम संपूर्ण जनसंख्या को कब करते हैं? जब पॉपुलेशन साइज क्या होगा? वेरी स्मॉल होगा, जब जनसंख्या ही बहुत हमारी क्या होगी? छोटी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह लें कि मान लीजिए हमारी स्टडी क्या है, पार्सियन एमडी डॉक्टर्स पर है। अब इंडिया के अंदर किसी शहर में जो पार्सियन एमडी डॉक्टर्स हैं, अगर हम उस पर स्टडी करें तो संभवतः पार्सियन भारत में बहुत कम पॉपुलेशन में है और उसमें से डॉक्टर्स कितने हैं वो बहुत कम है। अब कुछ उसमें से एमबीबीएस होंगे लेकिन पीजी कितने हैं? बहुत कम होंगे। तो अगर हम एक शहर को ले लें या एक स्टेट को ले लें तो भी ये कहीं ना कहीं उंगलियों पर मिल जाएंगे। तो जब हमारी कोई स्टडी स्पेसिफिक पॉपुलेशन पर होती है और वो स्पेसिफिक पॉपुलेशन बहुत छोटी होती है, तब फिर हम वहां पर इंटायर पॉपुलेशंस को या होल पॉपुलेशन को ही एज अ सैंपल कंसीडर करते हैं। और जब कभी भी हम अपनी होल पॉपुलेशंस को एज अ सैंपल कंसीडर करते हैं परपोजिवली, ध्यान रखें रैंडमली नहीं, परपोजली, तो उसको ही हम टोटल पॉपुलेशन सैंपलिंग कहते हैं। तो इसमें कुछ जानने की चीज नहीं है, बस दो ही बातें हैं कि जब संपूर्ण जनसंख्या को हम प्रतिदर्श बना लें, और हम संपूर्ण जनसंख्या को प्रतिदर्श कब बनाते हैं? जब जनसंख्या का आकार बहुत छोटा होता है एक समान विशेषता के संदर्भ में। उदाहरण के रूप में आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पर बात कर लें तो आप कह सकते हैं पार्सियन पीजी डॉक्टर्स ऑफ यूपी। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जाकर के हम पता कर सकते हैं कि वहां पर कितने डॉक्टर्स ने रजिस्ट्रेशन कराए, और वहां पर हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो पार्सियन पीजी डॉक्टर्स हैं तो उनको जब हम उन पर कोई स्टडी करेंगे तो हम यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन सैंपलिंग अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहां पर हमें ज्यादा पॉपुलेशन का साइज ही नहीं मिलेगा, 100-150 से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन ही नहीं होगी। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं एक्सपर्ट सैंपलिंग। एक्सपर्ट सैंपलिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे विशेषज्ञ प्रतिचयन या विशेषज्ञ प्रतिदर्शन। यानी जब हम केवल और केवल विशेषज्ञों का ही चयन करें इन रिलेटेड टू पर्टिकुलर फिनोमिना या इन रिलेटेड टू स्पेसिफिक एरिया, जब भी किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित केवल और केवल विशेषज्ञों का ही उद्देश्यपूर्ण ढंग से हम चयन करते हैं तो उसे ही हम एक्सपर्ट सैंपलिंग करते हैं। इसका मतलब है कि चूज इन या चूज only experts related to
स्पेसिफिक एरिया, यानी केवल और केवल विशेषज्ञों का चयन हम करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक क्षेत्र या एरिया से संबंधित। अर्थात जब हम किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित या किसी विषय विशेषज्ञ या किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित विशेषज्ञों का ही केवल प्रतिदर्श के रूप में चयन करते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति का हम एज अ पार्टिसिपेंट या एज अ सब्जेक्ट हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, केवल हमने विशेषज्ञों का चयन किया, तो वो हमारी एक्सपर्ट सैंपलिंग कहलाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम एक्सपर्ट सैंपलिंग कब इस्तेमाल करते हैं या कब करनी चाहिए, जो इसमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया वो हम डिस्कस करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक रिसर्चर, चूंकि रिसर्चर में भी वो एक्सपर्ट हो या एक सामान्य व्यक्ति हो, लेकिन वो एक्सपर्ट्स ओपिनियन कब लेता है, उसको विशेषज्ञ सलाह की जरूरत कब पड़ती है, हम विशेषज्ञों के पास कब जाते हैं? हम विशेषज्ञों के पास तब जाते हैं जब हमारे पास उस विषय के बारे में कोई सूचनाएं वृहत रूप में या ह्यूज अमाउंट में या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती। इसका मतलब है कि जब सूचनाओं का या एविडेंसेस का अभाव होता है तब हम एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। और दूसरा, हमें विशेषज्ञ के बारे में तब बात करते हैं जब हम कोई ऐसा फिनोमेना स्टडी कर रहे हैं जहां पर बहुत सारी एक हाई लेवल अनसर्टेनिटी है या बहुत ज्यादा अस्थिरता है। तो उस अस्थिरता को के बारे में एक सामान्य व्यक्ति तो जानकारी रख नहीं पाएगा, तो वहां पर फिर हम विशेषज्ञ के पास जाते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं, यूजफुल कब होती है, यूज्ड व्हेन। दूसरी बात यहां पर क्या रखनी है, यूज्ड व्हेन। पहला पॉइंट, लैकनेस ऑफ empirical evidences। जब आनुभविक साक्ष्यों की या इंफॉर्मेशन की, तो जब भी एम्पिरिकल एविडेंसेस या इंफॉर्मेशन की क्या होती है, कमी होती है, तब हम करते हैं। और दूसरी बात, हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी यानी अस्थिरता। जब उच्च स्थिति क्या होती है, अस्थिरता होती है, तो भी हम विशेषज्ञों के पास जाने की कोशिश करते हैं। तो विशेषज्ञ प्रतिदर्शन क्या है, जब प्रतिदर्श के रूप में केवल और केवल विशेषज्ञों का ही चयन की जाए, किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित विशेषज्ञ, और हम विशेषज्ञ सैंपलिंग का या विशेषज्ञ प्रतिदर्शन का इस्तेमाल कब करते हैं, जब किस इंपेरिकल एविडेंसेस या इंफॉर्मेशंस की क्या होती है, कमी होती है या उनका अभाव होता है या शॉर्टेज होती है। और फिर जब किसी स्टडी, जो हमारा स्टडी फिनोमेना है, उसके बारे में बहुत एक उच्च स्तरीय अनसर्टेनिटी या अस्थिरता वाली बात होती है, तो हम विशेषज्ञों के पास जाकर के उस संदर्भ में हम सूचनाएं संकलित करते हैं। तो ये हमारी एक मेजर जो 8 पार्ट थे हमारी परपोजिव सैंपलिंग के, वो थे। अब इसमें एक आखिरी जो मेथड बनाया गया है वो है मिक्स मेथड, या इसी को हम कॉम्बिनेशन मेथड कहते हैं। तो एक नौवां मेथड हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। नौवां मेथड है मिक्स्ड, या इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन परपोजिव सैंपलिंग कह सकते हैं। अब ये मिक्स, या इसी को हम संयुक्त उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन कह सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं ट्रायंगुलेशन की है। ट्रायंगुलेशंस का मतलब आप रिसर्च में समझते हैं, join two are more than two
परपोजी मेथड्स। तो जब दो कोई परपोजी मेथड्स या दो से अधिक परपोजी मेथड्स को हम जोड़ करके सैम्पलिंग कंप्लीट करते हैं तो उसको ही मिक्स या कॉम्बिनेशन परपोजी सैम्पलिंग कहते हैं। उसको ट्रायंगुलेशन का मतलब, ट्रायंगुलेशन जरूरी नहीं है केवल परपोजी सैम्पलिंग के साथ ही इस्तेमाल नहीं हो जाए, त्रिभुजीकरण या त्रिमुखीकरण भी कह सकते हैं इसको। ये एक सामान्य शब्द है जो रिसर्च में इस्तेमाल होता है। ट्रायंगुलेशन या ट्रायंगुलर एक शब्द है जब भी हम एक से अधिक सैम्पलिंग इस्तेमाल करते हैं, दो से अधिक सैम्पलिंग मेथड्स हो या दो से अधिक रिसर्च डिजाइन का इस्तेमाल, दो से अधिक रिसर्च टूल का इस्तेमाल। तो ट्रायंगुलेशन रिसर्च में एक जनरल कॉन्सेप्ट है और जब भी हम किसी भी जगह पर मोर देन 2 या 2 के बाद आगे बढ़ते हैं या तो वहां पर हम ट्रायंगुलेशन की बात करते हैं। अर्थात जब एक रिसर्चर डेटा कलेक्शन करने के लिए दो या दो से अधिक टूल्स का इस्तेमाल करता है या टेस्ट का इस्तेमाल करता है उसको भी ट्रायंगुलेशन कहते हैं। जब एक रिसर्चर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए दो या दो से अधिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करता है तो उसको भी हम ट्रायंगुलेशन कहते हैं। जब एक रिसर्चर सैंपल कलेक्ट करने के लिए दो या दो से अधिक सैम्पलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करता तो उसको भी हम ट्रायंगुलेशन कहते हैं। तो ट्रायंगुलेशन रिसर्च के रेफरेंस में एक जनरल टर्म है और इसका मतलब है दो या दो से अधिक चीजें। तो जब भी हम शोध में एक समान कैटेगरी की, कॉमन कैटेगरी की 2 और मोर देन 2 चीजें इन्वॉल्व करें तो उसको हम ट्रायंगुलेशन कह सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन या मिक्स परपोजी सैम्पलिंग है ये भी एक ट्रायंगुलेशन फॉर्म है और इसका मतलब है कि जब हम जो अभी 8 प्रकार की हमने परपोजी सैम्पलिंग पढ़ी, उन 8 प्रकार की परपोजी सैम्पलिंग में से हम जब दो सैम्पलिंग्स को आपस में जोड़ दें, जैसे कि हम कह दें कि भाई हम एक्सपर्ट सैम्पलिंग को निगेटिव केस सैम्पलिंग को मिक्स कर दें तो वो क्या होगा। हमें ऐसे विशेषज्ञों की बात करें कि जो हमारे सिद्धांत को नकारते हों, तो जब हम ऐसे लोगों को शामिल कर ले जो आलोचनात्मक हो, पूरी तरह से हमारे सिद्धांत को खारिज करते हो, असहमत हो, तो जब हम ऐसे विशेषज्ञों पर अध्ययन करेंगे तो वो क्या होगा। क्योंकि हमने विशेषज्ञों को लिया इसलिए वो एक्सपर्ट है, लेकिन वो क्या है, अपुष्ट करने वाले विशेषज्ञ है, इसका मतलब वो निगेटिव केस है। तो जैसे हमने कहा कि एक्सपर्ट निगेटिव केस सैम्पलिंग, तो वो क्या है, एक कॉम्बिनेशन सैम्पलिंग बनेगा। तो जब भी हम परपोजी सैम्पलिंग के जो 8 मेजर टाइप्स हैं उनमें से दो या दो से अधिक मेथड्स को हम इस्तेमाल करें अपने अध्ययन की परिस्थिति के अनुसार या अपनी समझ और योग्यता के अनुसार, तो उसको ही हम मिक्स या कॉम्बिनेशन परपोजी सैम्पलिंग कहेंगे। तो मित्रों ये था हमारा परपोजी सैम्पलिंग और उसके टाइप्स। अब हम एक अगली सैम्पलिंग पर आते हैं जिसे हम एक्सीडेंटल या कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो जरा उसको समझते हैं क्या है। तो हम एक तीसरी सैम्पलिंग पर बात करते हैं। तो तीसरी सैम्पलिंग है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग को कहते हैं हम आकस्मिक प्रतिदर्शन। अब ये केवल एक्सीडेंटल ही नाम से नहीं जानी जाती, बल्कि इसको बहुत सारे और नामों से भी जाना जाता है। पहले हम वो सारे नाम देख लें क्या होते हैं। तो इस सैम्पलिंग को जो दूसरा सबसे पॉपुलर नाम है वो है कन्वीनियंट सैम्पलिंग, यानी इसको हम सुविधापूर्ण या सुविधाजनक। दूसरा इसका नाम है हैफजर्ड सैम्पलिंग, मतलब हैफजर्ड्स का मतलब है अव्यवस्थित। इसको हम क्या कह सकते हैं, सुविधाजनक या सुविधापूर्ण भी कह सकते हैं। तीसरा इसका नाम है
अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी हम उपलब्ध प्रतिदर्शन, उपलब्धता प्रतिदर्शन भी कह सकते हैं इसको। इसका एक और नाम भी है अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग, मतलब अवसर प्रतिदर्शन। इसको ग्रैब सैम्पलिंग भी कहते हैं। ग्रैब सैम्पलिंग का मतलब है झपटना या लपकना प्रतिदर्शन। अल्टरनेटिव नेम बहुत सारे हैं इसके। तो एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं, और इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव नेम हैं इस सैम्पलिंग के। और ये जो नेम है, कहीं ना कहीं हर एक नेम जो है वो इस सैम्पलिंग के साथ फिट होता है। इस सैम्पलिंग, इन शब्दों का जो मंतव्य है या जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं इस सैम्पलिंग में फुलफिल होता है। इसीलिए हम इस सैम्पलिंग को बहुत सारे नाम से जानते हैं। अगर किसी भी सैम्पलिंग के अल्टरनेटिव नेम्स के बारे में बात की जाए तो एक्सीडेंटल सैम्पलिंग ही एक ऐसी सैम्पलिंग है। जैसे अगर हमने टाइप्स के बारे में बात की, टाइप्स के बिहाफ पर बात करें तो सबसे ज्यादा टाइप्स परपोजिव सैम्पलिंग के थे। लेकिन अगर अल्टरनेटिव नेम्स की बात की जाए तो अल्टरनेटिव नेम्स, परपोजिव सैम्पलिंग के भी बहुत सारे अल्टरनेटिव नेम्स थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो अल्टरनेटिव नेम है वो है हमारे एक्सीडेंटल सैम्पलिंग के, या आकस्मिक या दुर्घटना जो वश प्रतिदर्शन है उसके। अब एक्सीडेंट, कन्वीनियंट, हैजार्ड, अवेलेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, ग्रैब, इन सब का मतलब क्या है? देखिए, इस सैम्पलिंग का अगर कीवर्ड्स देखें तो इस सैम्पलिंग के दो कीवर्ड्स हैं। दो चीज याद रखिएगा। पहली चीज है क्लोज टू हैंड, यानी जो हाथ के समीप है आपके, और दूसरी चीज है मैन ऑन स्ट्रीट। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखना है इस सैम्पलिंग के। क्लोज टू हैंड यानी मैन ऑन स्ट्रीट, मतलब जो आपके हाथ के समीप है, मतलब आपके बहुत करीब है। और मैन ऑन स्ट्रीट का मतलब जो रोड पर है। तो जब भी रिसर्चर उन व्यक्तियों का चयन करे जो क्लोज टू हैंड या ऑन स्ट्रीट हो, when researchers choose those participants who have close to hand and on street, तो उसे ही हम आकस्मिक या सुविधाजनक प्रतिदर्शन कहेंगे। अर्थात जब शोधकर्ता अपने अध्ययन के लिए उद्देश्यपूर्ण ढंग से या प्रत्यक्षता ऐसे व्यक्तियों का चयन करता है जो उसके बहुत समीप होते हैं, उसके बहुत आसपास उपलब्ध होते हैं, या फिर वो रोड पर उपलब्ध होते हैं। रोड का मतलब यहाँ पर वो मार्केट में है, वो मॉल में है, वो रेलवे स्टेशन पर है, वो एयरपोर्ट पर है, वो बस स्टैंड पर है, इस तरह के लोग। तो आकस्मिक प्रतिदर्शन क्या है कि जब भी शोधकर्ता क्लोज टू हैंड अ मैन ऑन स्ट्रीट का एज अ सैंपल सिलेक्शन करता है, इनका जब हम एज अ सैंपल सिलेक्शन करते हैं तो उसको ही हम एक्सीडेंटल सैंपलिंग कहते हैं। और हम ये करते कब हैं, ये उपयोग कब की जाती है, ये यूजफुल कब है, मेन बात यहां पर ये जो यूजफुल है
फॉर पायलट स्टडी, ध्यान रखें। ये पायलट स्टडी होती है, या जो हम एक पायलट स्टडी कब करते हैं, यानी जब हम एक्चुअल रिसर्च स्टार्ट करने से पहले अपनी रिसर्च कॉम्प्लेक्सेस को आइडेंटिफाई करने के लिए और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए रियल स्टडी के दौरान जो प्रॉब्लम फेस आएंगी उनसे अपने आप को बचाने के लिए अपना पायलट स्टडी हम करते हैं। तो ये जो सैम्पलिंग होती है, क्योंकि इस सैम्पलिंग में क्या करता है, क्लोज टू हैंड हम अपने आसपास के लोगों का चुन लेते हैं। जैसे एक टीचर है और वो रिसर्च करने जा रहा, तो अपने स्टूडेंट्स को ही एज ए सैंपल चुन ले, या एक मॉल या एक बिजनेसमैन है, वो अपने कस्टमर्स को, उसके यहाँ कस्टमर आते रहते हैं, तो वो अपने कस्टमर्स को ही अपनी स्टडी के लिए सैंपल बना ले। या हम अपने एक इंस्टीट्यूट है, उसने अपने वॉलंटियर्स को ही, या एक इंस्टीट्यूट है या एक ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपने एम्प्लॉयज को ही एज ए सैंपल बना लिया या सेलेक्ट कर लिया। तो ये क्लोज टू हैंड ऑन स्ट्रीट है। दो बातें हैं, क्लोज टू हैंड ऑन स्ट्रीट, दोनों शब्दों का मतलब यहाँ पर है। तो और हम ये सैम्पलिंग कब करते हैं, जब हमें कोई पायलट स्टडी करनी होती है। हालांकि नॉर्मल स्टडी में भी है, लेकिन ये पायलट स्टडी के लिए ही ज्यादा यूजफुल मानी जाती है। तो अब अगर हमसे कोई व्यक्ति कहे कि हैफजार्ड सैम्पलिंग क्या है या कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है, तो हम क्या कहेंगे, क्या मीनिंग निकालेंगे? हम लिखेंगे व्हेन रिसर्चर choosing that those participants who have close to hand and or on street। तो जब भी एक शोधकर्ता ऐसे व्यक्तियों का उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन करता है जो व्यक्ति उसको आसानी से उपलब्ध होते हैं, तो जब भी हम आसानी से उपलब्ध होने वाले व्यक्तियों का एज ए सैंपल सिलेक्शन कर लेते हैं, तो हम उसे ही एक्सीडेंटल सैम्पलिंग कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें एग्जांपल के लिए, तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं? पहला एग्जांपल हो सकता है टीचर सेलेक्टेड हिज स्टूडेंट, आसानी से उसको उपलब्ध है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन selected his employees, volunteer selection, या फिर जब कभी भी हम मॉल से रेलवे और बस स्टेशन से एयरपोर्ट से अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, नेबर्स को, रिलेटिव्स को एज ए सैंपल सेलेक्ट करते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो ये सारे लोग हैं हमारे, एक उदाहरण के एक टीचर के लिए सबसे नजदीक कौन होता है? उसके विद्यार्थी होते हैं, तो क्लोज टू हैंड है। एक संगठन या संस्था के लिए उसके कर्मचारी सबसे क्लोज होते हैं, क्लोज टू हैंड है। वॉलंटियर्स क्लोज टू हैंड है। मॉल मैन ऑन स्ट्रीट है। रेलवे, बस स्टैंड, एयरपोर्ट कहाँ है? मैन ऑन स्ट्रीट है।
फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सब क्या है? क्लोज टू हैंड है। तो जब भी ये दो शब्द अगर आपको ध्यान में है तो इस सैम्पलिंग को ध्यान रखने में या समझने में कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। बस क्लोज टू हैंड एंड मैन ऑन स्ट्रीट, ये दो कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखना है, और तो हम बड़ी आसानी से एक्सीडेंटल सैम्पलिंग को समझ में आते हैं। लेकिन अब यहां पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्या क्लोज टू हैंड या मैन ऑन स्ट्रीट से रिलेटेड हर पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च में एज अ सैंपल इन्वॉल्व किया जा सकता है, या यहाँ पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं या कुछ कंडीशंस हैं। तो ध्यान रखें कि हम इस विधि में क्लोज टू हैंड या मैन ऑन स्ट्रीट से संबंधित इकाइयों का चयन करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, कुछ कंडीशंस हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर, वो है एक्सीडेंटल सैंपलिंग की कंडीशन। ध्यान रखें। तो हम बात कर लेते हैं यहां पर कंडीशंस ऑफ सिलेक्शन। कंडीशंस की बात करते हैं। तो पहली कंडीशन है सैंपलिंग की कि इजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। आसान उपलब्धता, पहली शर्त। दूसरी शर्त है मेंबर ऑफ स्टडी पॉपुलेशन, यानी अध्ययन जनसंख्या का वो सदस्य हो। तीसरी बात, विलिंग टू पार्टिसिपेट, यानी अध्ययन में भाग लेने का वो इच्छुक हो। एंड फिट टू यूज इन स्टडी। ये चार शर्तें हैं परपोजिव एक्सीडेंटल सैंपलिंग में। जैसे इसमें से तीन जो शर्तें थी वो तो परपोजिव में भी थी कि भाई उद्देश्यपूर्ण प्रदर्शन में भी ये तीन बातें थी, लेकिन यहाँ पर एक पहली जो शर्त है इसकी, ये चारों शर्तें हैं, लेकिन सबसे मेन जो है वो हमारी ये है, सबसे मुख्य शर्त हमारी है इजी अवेलेबिलिटी, यानी आसान उपलब्धता। और इजी अवेलेबिलिटी कहां से होगी? यहां से हो जाएगी। ये आसानी से यहाँ पर होते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको क्या है, बल्क में लोग मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात है एक्सीडेंटल सैंपलिंग की कि इसमें आपको सैंपल साइज बहुत जल्दी हमारा पूरा हो जाता है, क्योंकि हमको बल्क में लोग मिलते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस से सफर कर रहे हैं, वहां पर आपको क्या है, इकट्ठे समूह मिल जाता है, कोई एक क्राउड होता है, एक मॉब होती है यहाँ पर। तो उस क्राउड या मॉब से या मास से हमको एक बार में ही अपना रिक्वायर्ड सैंपल मिल जाता है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है वो बल्क में होता है। और तो जब भी हम अपने परिचितों को या अपने मित्रों को या आसानी से उपलब्ध होने वाले लोगों का उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन करते हैं, या हम कह लीजिए उनका प्रत्यक्ष चयन करते हैं, या उनका हम डायरेक्टली सिलेक्शन करते हैं, तो उसे ही हम एक्सीडेंटल कहते हैं। अब इसको कन्वीनियंट क्यों कहा गया? हर शब्द को इससे जोड़ने की कोशिश करिए। कन्वीनियंट क्यों कहा गया? कन्वीनियंट ये है क्योंकि ये क्लोज टू हैंड है, ठीक है। हैफजार्ड क्यों कहा जा रहा है इसको? क्योंकि इसमें सिलेक्शंस का कोई रूल ही नहीं है, बस एक ही रूल है, आसान उपलब्धता। और वहां पर जितने भी लोग हैं वो किस उम्र से हैं, कितने बड़े हैं, महिला है या पुरुष है, शिक्षित है या शिक्षित, हम वो चीजें देख ही नहीं रहे। मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर गए और वहां पर आपको 100 लोग मिल गए, कहीं से टूर करके आ रहे हैं, और आपको लगा कि ये 100 किसान है और आपकी स्टडी फार्मर्स पर है, तो आप 100 के 100 लोगों से अपनी क्वेश्चनर भरवा लेंगे। तो वो क्या है, अव्यवस्थित है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को चुनने का कोई प्रिंसिपल नहीं है। अवेलेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्लोज टू हैंड्स का मतलब है ये लोग आपके पास हमेशा उपलब्ध रहते हैं, आपके मित्र आपके पास है, आपके विद्यार्थी हमेशा आपके पास है, आपके कर्मचारी आपके पास हमेशा है। तो इसमें हम उन लोगों को चयन करते हैं जो हमें
24/7 या कह दीजिए या आसानी से उपलब्ध होते हैं, उनके हमसे दूर जाने की संभावना ना के बराबर होती है। तो हम इसको क्या इसी कारण से अवेलेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। फिर अपॉर्चुनिटी सैंपलिंग का मतलब क्या है, क्योंकि जब आपने मैन ऑन स्ट्रीट किया, मैन ऑन स्ट्रीट का मतलब है कि आपको वहां पर एक मार्च मिला, अचानक से आपको लोग मिले। एक्सीडेंटल क्यों क्या, क्योंकि यहाँ पर मैन ऑन स्ट्रीट आपको अचानक से मिलेंगे। अब अचानक से लोग मिल गए आपको, तो ये आपके लिए क्या था, अवसर था। ऐसे आपको 100 लोगों की खोज करने में काफी समय लगता, महीनों लग जाता, लेकिन आपको क्या है, अचानक बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट आई या एक बस रुकी, एक ट्रेन हुई और आपके अध्ययन से संबंधित जो मेंबर ऑफ स्टडी पॉपुलेशन है वो लोग दिख गए, तो आपको क्या एक अवसर मिला और आपने फट से उन लोगों को एज ए सैंपल चुन लिया। ग्रैब सैंपलिंग आप समझ सकते हैं कि अचानक लोग मिले, आपने उसको क्या किया, ग्रैब कर लिया, मतलब उनको छीन लिया, झपट लिया या लपक लिया। कहते हैं ना लपक के लेना, मतलब झपटना या छीन लेना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मॉब को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं एक बार में ही। तो यहाँ पर सैंपल साइज क्या होता है, 1 या 2 बार में हमारा कंप्लीट हो जाता है, इसलिए ही हम इसको ग्रैब सैंपलिंग कहते हैं। तो ये बड़ी ही इजी सैंपलिंग है। हाँ, इस सैंपलिंग की जो सबसे मजबूत पहलू क्या है और एक सबसे जो इसका नकारात्मक पहलू क्या है। सबसे मजबूत पहलू है कि इसमें हमारा सबसे क्विकेस्ट मोड ऑफ सैंपलिंग है, अर्थात अगर हम किसी और विधियों की बात करें तो दूसरे विधियों की तुलना में इस विधि में हमारा जो सैंपल साइज है वो बहुत ही क्विकली हमको मिल जाता है। अमूमन 1 या 2 एफर्ट्स में या एक ही प्रयास में हमको हमारा पूरा का पूरा सैंपल प्राप्त हो जाता है। तो सबसे मजबूत पहलू क्या है कि इसमें जो कॉस्ट है या जो इसमें एक्सपेंस है वो बहुत कम होता है, बहुत ही एक चीपेस्ट मेथड है सैंपलिंग का। और सबसे बुरा पहलू क्या है कि इसमें जो सैंपलिंग बायस्डनेस है वो सबसे हाईएस्ट लेवल पर होती है, अर्थात चयन पूर्वाग्रह जो होता है इसमें या प्रतिदर्शन पूर्वाग्रह जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल पर होता है। और इसीलिए फिर हम इसको रिसर्च जब हमें करनी होती है तो हम इस मेथड को नहीं इस्तेमाल करते। ये मेथड ज्यादातर पायलट स्टडी के लिए ही यूज किया जाता है, क्योंकि पायलट स्टडी केवल रिहर्सल स्टडी होती है, एक रिहर्सल होता है, एक प्रैक्टिस स्टडी होती है, ताकि मेन स्टडी करने पर एरर्स कम हो या मेन स्टडी पर जो होने वाला व्यय है वो बच सके। तो हम इसलिए एक रिहर्सल स्टडी करते हैं बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ मेन स्टडी। तो इसकी जो डिमेरिट्स है, डिमेरिट से ही इसकी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। डिमेरिट्स इसकी क्या है कि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ बायस्डनेस होता है इसमें, और उसी हाईएस्ट लेवल ऑफ बायस्डनेस के कारण ही इसको फाइनल रिसर्च में या मेन रिसर्च में इन्वॉल्व करने पर लोगों ने परहेज किया, और इसीलिए फिर हम इसको रिहर्सल या पायलट स्टडी में करते हैं। क्योंकि पायलट स्टडी के जो रिजल्ट्स होते हैं वो रिजल्ट्स का कोई महत्व नहीं होता, फाइंडिंग्स वहां पर महत्वपूर्ण नहीं होती, वो केवल और केवल अवेयरनेस अबाउट रिसर्च प्रोसेस के लिए, हमें शोध कैसे करना उसकी प्रक्रिया को जानने और समझने के लिए होती है। परिणाम वहां पर महत्वपूर्ण नहीं होता। तो फिर सैंपल हमारा बायस्ड हो या ना हो उसके लिए हम थोड़ी, क्योंकि ये सबसे आसानी से हमें स्टूडेंट्स पर करना था तो हमने अपने स्टूडेंट्स को लेकर के रिहर्सल कर लिया, फिर जब हम ओरिजिनल स्टडी करेंगे तो फिर हम रियल अपना सैंपल लेंगे। क्लियर? तो आसान पहलू क्या है इसका कि सबसे जल्दी, क्योंकि हम यहाँ पर बल्क में लोगों का एक बार में ही लोगों का सीधे चयन कर लेते हैं, और वो भी ऐसे लोग जो जिनके लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, हमें घर पर ही या हमारे ऑफिस में ही या हमारे विद्यालय या संस्थान में ही मिल जाते हैं, या फिर ऐसे सार्वजनिक जगहों पर मिल जाते हैं जहां पर ये बल्क में रहते हैं या अधिक मात्रा में आसानी से उपलब्ध रहते हैं। तो मुख्य बातें क्या है, क्लोज टू हैंड, मैन ऑन स्ट्रीट, तीसरी बात क्या है, चीपेस्ट मेथड, चौथी बात क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ बायस्डनेस, और पांचवी बात है यूजफुल फॉर पायलट स्टडी, नॉट अ मेन स्ट्रीम स्टडी। तो हम इसे मेन स्ट्रीम स्टडी, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन हमने कहा ना कि बेस्ट परफॉर्मेंस कहां पर, या ज्यादातर वैज्ञानिक या विशेषज्ञों की राय क्या है
विशेषज्ञों की राय है, क्योंकि बायस्डनेस को कंट्रोल कर लेंगे। बायस्डनेस में कंट्रोल नहीं रहती तो ऑब्वियस सी बात हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो ज्यादा साइंटिफिक और रिलायबल नहीं होंगे। इसलिए हम मेन स्ट्रीम स्टडी में इसे इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं। लेकिन इस मेथड की जो सबसे ज्यादा लोकप्रियता है वो किसी भी क्षेत्र के शोध में हो, वो पायलट स्टडी या रिहर्सल स्टडी में ही है। आज भी जितने भी लोग रिहर्सल स्टडी करते हैं या पायलट स्टडी की जब बात करते हैं तो उनका पहला जो ध्यान है वो एक्सीडेंटल सैंपलिंग की ओर ही जाता है या कन्वीनियंट सैंपलिंग की ओर ही जाता है। हाँ, मेन स्ट्रीम स्टडी में भी लोग इसको करते हैं, लेकिन उसकी अपनी सर्कमफ्रेंसेस हो सकती हैं, उनकी दुश्वारियां हो सकती हैं, मजबूरियां हो सकती हैं, ड्यू टू बजट, ड्यू टू वर्क। तो ये मुख्य बातें हैं। मेन चीज इसमें इसके जो अल्टरनेटिव नेम है वो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत एक ज्यादा बुक्स में ये मिलता नहीं है नाम। बाकी नाम तो आपको इधर उधर दिख जाएंगे, लेकिन हैजार्ड सैंपलिंग जो वर्ड है वो बहुत कम देखने को मिलता है इंडियन बुक्स के परिप्रेक्ष्य में। जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनमें ही मिलता है, तो इस शब्द को आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा एक्सीडेंटल सैंपलिंग। और इसके बाद हमारी एक सैंपलिंग बचती है स्नोबॉल सैंपलिंग, या जिसे हम नेटवर्क सैंपलिंग या चैन सैंपलिंग भी कहते हैं। या उसका जो एक सबसे बड़ा आजकल एक नाम चल रहा है वो है DRS, यानी रिस्पोंडेंट ड्रिवन सैंपलिंग हम उसको बोलते हैं। तो उसकी चर्चा हम कल की क्लास पर करेंगे। आज इतना ही। आई होप आपको ये सैंपलिंग जो है वो समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट्स हो तो आप क्वेरीज कर सकते हैं, डेफिनेटली अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, अगली क्लास पर फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।